बीरबल और कर्ज में डूबा व्यापारी। दरबार का समय हुआ तो अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। दरबारियों की पंक्ति लगी हुई थी, हर चेहरा ताजगी और सजधज से भरा हुआ। तभी पहरेदार ने एक दुबला, पतला, पीला पड़ चुका आदमी दरबार में लाकर खड़ा किया। उसके कपड़े महंगे तो थे, लेकिन जगह जगह से उधड़े हुए। आंखों में चिंता की लकीरें थी और चाल में थकान। हुजूर, पहरेदार ने झुककर कहा, ये आगरा का प्रसिद्ध व्यापारी लालचंद है, जो अपनी गुहार लेकर आया है। क्या तकलीफ है तुम्हें? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। लालचंद ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सल्तनत का वफादार व्यापारी हूं। वर्षों तक मैंने व्यापार किया, राजकोष में कर दिया, गरीबों की मदद भी की, परंतु पिछले कुछ सालों से मेरा व्यापार घाटे में जाने लगा। मैंने सोचा हालात संभल जाएंगे, इसलिए सूद पर कर्ज लिया, लेकिन कर्ज बढ़ता गया और व्यापार डूबता गया। अब हाल यह है कि मैं अपना घर बार तक बेच चुका हूं, फिर भी कर्ज नहीं चुका पा रहा। सूदखोर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कह रहा था कि लालचंद हमेशा चालाक व्यापारी माना जाता था, तो कोई कह रहा था कि उसके पीछे कोई साजिश है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, कर्ज तो कई व्यापारी लेते हैं, लेकिन इस हालत तक नहीं पहुंचते। सच सच बताओ, बात क्या है? लालचंद जमीन पर गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत मुझसे इतनी बेवफाई क्यों कर रही है। आप ही न्याय दीजिए। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने कहा, बीरबल कहाँ है? बीरबल सामने आए। उनकी आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी। जहांपनाह, उन्होंने कहा, मामला सीधा नहीं है। एक व्यापारी इतने बड़े कर्ज में कैसे डूब सकता है, जबकि वो सल्तनत का जाना माना सौदागर है? इसमें या तो उसकी खुद की कोई चाल है या किसी और की साजिश। मुझे इसकी तह तक जाने की इजाजत दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम इस व्यापारी के साथ रहकर उसकी कहानी जानो। अगर ये सचमुच निर्दोष है तो इसे बचाना हमारा फर्ज है, लेकिन अगर इसमें कोई धूर्तता है तो सख्त सजा मिलेगी। लालचंद की आंखों में थोड़ी उम्मीद जग गई। बीरबल उसी शाम लालचंद के साथ उसके घर पहुंचे। घर अब घर कम और खंडहर ज्यादा लग रहा था। कभी आलीशान हवेली रही होगी, लेकिन अब दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर दरारें और आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। लालचंद की पत्नी रो रो कर हाल बयां कर रही थी। बच्चे दुबके बैठे थे। बीरबल ने ध्यान से हर चीज देखी। कर्ज कितनों से लिया है तुमने? बीरबल ने पूछा। 5 अलग अलग सूदखोरों से, लालचंद बोला। पहले मैंने केवल 20,000 अशर्फिया ली थी, लेकिन ब्याज बढ़ते बढ़ते रकम लाखों में पहुंच गई। और तुम्हारा माल व्यापार घाटा क्यों हुआ? जहांपनाह, एक एक करके मेरी सारी खेप रास्ते में लुट गई। कभी नाव डूब गई, कभी माल चोरी हो गया। बीरबल ने उसकी बात सुनी, लेकिन चुप रहे। उनके दिमाग में कई सवाल थे। क्या सचमुच ये हादसे थे, या किसी ने जानबूझकर उसे बर्बाद किया? अगले दिन बीरबल छुपकर शहर के उन सूदखोरों के अड्डों में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां लोग ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और डर से कांपते गरीब कर्जदार वहां बंधक बने हुए हैं। बीरबल ने सुना, लालचंद की हालत तो अब बिल्कुल खत्म है, बस उसकी आखिरी सांस बाकी है, फिर उसकी जायदाद पर हमारा कब्जा होगा। यह सुनकर बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। मामला और पेचीदा लग रहा था। कुछ दिनों की जांच के बाद बीरबल ने पाया कि हर बार जब लालचंद की खेप निकलती थी, तभी कोई न कोई दुर्घटना होती। और आश्चर्य की बात यह थी कि दुर्घटना की जानकारी पहले ही सूदखोरों तक पहुंच जाती थी। इसका मतलब, बीरबल बुदबुदाए, कोई अंदर का आदमी है जो खबर पहुंचाता है। बीरबल ने लालचंद के पुराने नौकरों से पूछताछ की। तभी एक नौकर डरते डरते बोला, हुजूर, मैंने कई बार देखा है कि लालचंद का साझीदार हर बार माल रवाना होने से पहले सूदखोरों से गुप्त मुलाकात करता है।
अब पहेली थोड़ी साफ होने लगी थी। लालचंद का साझीदार था गोपाल दास। बाहर से वो बहुत नेक और मददगार लगता था, लेकिन अंदर वही लालचंद को बर्बाद कर रहा था। बीरबल ने चाल चली। उन्होंने गुप्त रूप से लालचंद को समझाया और कहा कि अगली खेप का नकली माल रवाना किया जाए। साथ ही ये खबर भी फैल जाए कि इस माल में हीरे जवाहरात भरे हैं। योजना काम कर गई। माल रवाना हुआ और आधी रात को वही सूदखोर और गोपाल दास उस खेप पर हमला करने पहुंचे। लेकिन वहां बीरबल और शाही सिपाही पहले से मौजूद थे। सब रंगे हाथ पकड़े गए। अगले दिन दरबार में मामला पेश हुआ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लालचंद का असली गुनाह केवल इतना था कि उसने आंख मूंदकर अपने साझीदार पर भरोसा किया। असल में ये गोपाल दास ही था जिसने सूदखोरों के साथ मिलकर लालचंद की हर खेप लुटवाई और सूदखोर ब्याज बढ़ाकर उसकी हालत खस्ता करते रहे। सारे दरबारी दंग रह गए। गोपाल दास के चेहरे से नकाब उतर चुका था। अकबर ने कहा, ऐसे गद्दार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी लालचंद रो पड़ा, जहां पनाह, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। बीरबल चुपचाप सोच रहे थे। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सवाल अब भी अधूरे थे। आखिर गोपाल दास को इतनी जानकारी मिलती कहां से थी? सूदखोरों का जाल इतना गहरा कैसे फैला? और लालचंद सचमुच मासूम था या उसने भी कहीं न कहीं लालच में आकर गलती की थी? अकबर ने कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस व्यापारी का भविष्य तय करो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ और समय चाहिए। अभी सच्चाई का एक हिस्सा ही सामने आया है। असली रहस्य कहीं और छिपा है। जब तक मैं उसे उजागर न कर दूं, तब तक निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थी। लालचंद के चेहरे पर राहत और डर दोनों झलक रहे थे। गोपाल दास को सिपाही खींच कर ले जा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रहस्यमय आत्मविश्वास था। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज तुम्हारी चतुराई से गोपाल दास बेनकाब हो गया। लेकिन मुझे लगता है, बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आपकी नजर हमेशा सटीक होती है। गोपाल दास भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन उसके पीछे और भी कोई ताकत है। वरना एक साझीदार और कुछ सूदखोर अकेले इतने बड़े व्यापारी को लगातार नहीं गिरा सकते थे। तो तुम्हारा अगला कदम क्या है? जहांपनाह, मुझे गोपाल दास से अकेले में पूछताछ करनी होगी। उसके चेहरे पर आज भी आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि वो जल्दी ही बच निकलेगा। ये आत्मविश्वास तभी आता है जब पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ हो। अकबर ने हामी भरी, तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल रात को कारागार पहुंचे। गोपाल दास एक कोठरी में बंद था। उसके हाथों में बेड़ियां थी, लेकिन चेहरा अब भी चुनौती से भरा था। गोपाल दास, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। मान लो कि तुमने लालचंद को बर्बाद किया। सच बता दो, तुम्हारे पीछे कौन है? गोपाल दास हंस पड़ा। बीरबल, तुम जितने चतुर हो, उतने ही भोले भी। अगर सोचते हो कि मुझे पकड़कर सारा राज मिल जाएगा, तो गलत हो। मैं बोलूं या न बोलूं, खेल तो चलता रहेगा। लालचंद कभी उठ नहीं पाएगा। मतलब तुम्हारे अलावा और भी कोई है? गोपाल दास ने तिरछी नजर से देखा। मैं जो जानता हूं, उसका एक हिस्सा ही तुम्हें मिला है। असली कहानी तो कहीं और लिखी जा रही है। बीरबल का माथा हल्का सांस सिकुड़ा। उन्होंने समझ लिया कि गोपाल दास केवल मोहरा है। कुछ दिन बाद बीरबल लालचंद के पुराने घर की जांच करने पहुंचे। दीवारों के बीच से उन्होंने एक पुराना संदूक निकलवाया। संदूक में पुराने खातों की किताबें और कुछ अधूरी चिट्ठियां मिली। एक चिट्ठी पर लिखा था, लालचंद, तुम्हें जो माल मिलेगा उसकी कीमत असल से 3 गुना बताना। बाकी का हिस्सा तुम्हें मिलेगा, और हमें भी। इससे न तो दरबार को पता चलेगा, न ही किसी और को। बीरबल ने चिट्ठी ध्यान से पढ़ी।
ये साफ था कि लालचंद और उसका कोई गुप्त साथी मिलकर व्यापार में गड़बड़ी करते थे। बीरबल ने सोचा, क्या लालचंद पूरी तरह निर्दोष है या उसने खुद भी लालच में आकर कोई गलती की है? उधर सूदखोरों के अड्डे में हलचल मची हुई थी। उनका सरगना भवानी साहू, आगरा का सबसे चालाक साहूकार, गुस्से में था। गोपाल दास पकड़ा गया तो क्या हुआ? भवानी ने दांत भींचते हुए कहा, अभी असली चाल बाकी है। लालचंद के पास जो गुप्त तिजोरी है उसमें हमारी असल दास्तान छिपी है। जब तक वो तिजोरी हमारे हाथ नहीं आती, खेल अधूरा है। उसके गुर्गे सिर हिलाकर बोले, मालिक, बीरबल को शक हो रहा है, वो सीधे सीधे हमारे करीब पहुंच जाएगा। भवानी साहू हंसा, तो उसे भी उसी जाल में फंसाना होगा। एक रात बीरबल चुपचाप लालचंद के घर से लौट रहे थे। अचानक उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। गली सुनसान थी, लेकिन पीछे से कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। बीरबल रुके, पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, एक तीर उनके पैरों के पास आकर गिरा। तीर से बंधी हुई पर्ची पर लिखा था, बीरबल, जिज्ञासु लोग अक्सर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दूर रहो, वरना अगला तीर सीधा दिल में होगा। बीरबल ने पर्ची पढ़ी और मुस्कराए। लगता है मैं सही रास्ते पर हूं। अगले दिन बीरबल ने लालचंद को बुलाया। लालचंद, बीरबल ने कहा, ये चिट्ठी क्या है? इसमें तो साफ लिखा है कि तुमने कई सौदों में झूठी कीमत बताई। लालचंद पसीना पसीना हो गया। महाराज, ये तो पुराने जमाने की बात है। मैंने कभी कभी लालच में ऐसा किया, लेकिन अब मैं निर्दोष हूं। मेरी नीयत खराब नहीं थी। तो क्या ये गोपाल दास का काम नहीं था? लालचंद झिझकते हुए बोला, गोपाल दास ने ही मुझे उकसाया था। उसने कहा कि अगर मैं असली कीमत बताऊंगा तो न तो मुनाफा होगा, न कर्ज उतरेगा, और हां, कुछ हिस्सा दरबार में भी पहुंचता था। बीरबल चौकन्ने हो गए। दरबार में? किसके पास? लालचंद चुप रह गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बीरबल रात भर सोचते रहे। अगर दरबार का कोई बड़ा अधिकारी इस खेल में शामिल है तो मामला बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि व्यापारी को केवल सूदखोरों ने नहीं, बल्कि भीतर के लोग भी बर्बाद कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने दरबार के कोषाध्यक्ष के यहां दस्तावेज खंगाले। कई सौदों में एक ही पैटर्न मिला। लालचंद की खेप की असली कीमत कही और दर्ज थी, जबकि दरबार में अलग कीमत दिखाई जाती थी। बीरबल समझ गए, कहीं न कहीं शाही दस्तावेजों में भी गड़बड़ी की गई है। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे दरबार का कोई वजीर या अधिकारी इस खेल में शामिल है? जहां अपना शक तो गहराता जा रहा है, लेकिन नाम अभी तक सामने नहीं आया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब है कि मामला बहुत बड़ा है। अगर सच में कोई दरबारी इसमें शामिल निकला तो यह सल्तनत की नींव को हिला सकता है। बीरबल ने एक नई चाल चली। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि लालचंद के पास अब भी एक गुप्त तिजोरी है, जिसमें असली हिसाब किताब दर्ज है। यह खबर आग की तरह फैल गई। रातों रात लालचंद के घर पर चोरी का प्रयास हुआ। चोरों को पकड़ने के लिए बीरबल ने पहले से सिपाहियों को तैनात कर रखा था, लेकिन जैसे ही चोर पकड़े गए, बीरबल ने देखा उनमें से एक दरबारी लिबास में था। अगले दिन जब चोर दरबार में लाए गए तो सब दंग रह गए। उनमें से एक दरबारी वास्तव में माल विभाग का प्रमुख अधिकारी था, रईस खान, जिसे अकबर बहुत भरोसेमंद मानते थे। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। रईस खान, ये कैसा विश्वासघात है? रईस खान कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मैं मजबूर था। भवानी साहू और उसके लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। अगर मैं उनका साथ न देता तो मेरा परिवार मारा जाता। बीरबल उसकी आंखों में देखते रहे। उन्हें लगा कि वो कुछ छुपा रहा है। और तभी अचानक दरबार के बाहर से एक और खबर आई, जहां पनाह, भवानी साहू फरार हो गया है।
और उसके साथ गोपाल दास भी जेल से भाग निकला है। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। दरबार में अकबर गुस्से में तमतमाए बैठे थे। बीरबल, उन्होंने कहा, मेरे ही अधिकारी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल है। ये बर्दाश्त से बाहर है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे षड्यंत्र का जड़ से सफाया किया जाए। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अभी हमें धैर्य रखना होगा। साजिश इतनी गहरी है कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो मास्टरमाइंड फिर पर्दे के पीछे छिप जाएगा। हमें ऐसा जाल बुनना होगा कि वो खुद बाहर आए। भवानी साहू और गोपाल दास की फरारी रहस्यमयी थी। जेल के कड़े पहरे के बावजूद वे निकल भागे। जांच में पता चला कि कुछ पहरेदारों ने रिश्वत ली थी, लेकिन बीरबल को शक था, सिर्फ रिश्वत से इतना आसान नहीं था। किसी बड़े दरबारी ने ही रास्ता साफ कराया होगा। उस रात शहर भर में अफवाहें गूंज रही थी। भवानी साहू अब किसी और शहर की ओर भाग गया है। नहीं, वो यहीं छुपा है और बीरबल की जान लेने की साजिश कर रहा है। बीरबल ने तय किया, उन्हें खुद भवानी साहू तक पहुंचना होगा। एक सुबह बीरबल को एक अज्ञात खत मिला। उस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो आज आधी रात को पुराने सूने कुएं के पास आना। अकेले आना, वरना मौत निश्चित है। बीरबल ने खत पढ़कर मुस्कुराहट दबा ली। लगता है कोई मुझे जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन कभी कभी जाल में फंसना भी जरूरी होता है, ताकि शिकारी को पहचाना जा सके। आधी रात को बीरबल छुपकर पुराने कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से कुछ लोग निकले और बीरबल को घेर लिया। उनके बीच भवानी साहू भी था। आखिरकार मिल ही गए। बीरबल, भवानी साहू ने कहा, तुम्हारी अक्ल ने बहुतों को बचाया, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, साहू जी, तुम जैसे सूदखोरों की अक्ल केवल सोने चांदी तक सीमित रहती है। असली दिमाग किसका है, ये मुझे जानना है। तुम्हारे पीछे कौन है? भवानी साहू ठठाकर हंसा। अगर मैं बताऊंगा तो मेरा मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस इतना जान लो, तुम्हारे दरबार का ही कोई बड़ा आदमी है जो ये खेल चला रहा है। उसी समय बीरबल ने सीटी बजाई और शाही सिपाही झाड़ियों से निकल पड़े। भवानी साहू और उसके लोग रंगे हाथ पकड़े गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, गोपाल दास वहां नहीं था। दरबार में भवानी साहू पेश हुआ। उसने गवाही दी कि वो तो बस लालच और दबाव में ये सब कर रहा था। असली सूत्रधार कोई और है। लेकिन जब अकबर ने नाम पूछना चाहा, तो वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में पता चला कि उसके खाने में जहर मिला था। बीरबल समझ गए, असली मास्टरमाइंड नहीं चाहता कि उसका नाम सामने आए। और अब सारा ध्यान गोपाल दास की ओर मुड़ गया। गोपाल दास कहा गया, किसने उसे छुड़ाया? उधर लालचंद लगातार परेशान था। उसके पास रोजाना धमकी भरे संदेश पहुंच रहे थे। एक दिन उसने बीरबल को दिखाया, अगर तूने बीरबल से ज्यादा बात की तो तेरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। बीरबल ने लालचंद की आंखों में डर देखा। लालचंद, मुझे सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद ही इन लोगों को ताकत दी? कहीं तुमने ही दरबार में किसी अधिकारी का नाम छुपाया है? लालचंद कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सचमुच निर्दोष हूं। मैं भी नहीं जानता कि मास्टरमाइंड कौन है। बीरबल ने उसकी बात पर भरोसा तो किया, लेकिन मन के किसी कोने में शक अब भी बाकी था। बीरबल ने कोषागार के कागजात दोबारा देखे। उन्हें एक नाम बार बार नजर आया, मिर्जा काजिम, जो कि शाही राजस्व विभाग का प्रमुख था। कागजों में उसकी लिखावट छुपी हुई थी, लेकिन गड़बड़ी साफ दिखाई दे रही थी। लगता है यही असली गुनहगार है। लेकिन बिना सबूत अकबर के सामने बात रखना आसान नहीं था। बीरबल ने मिर्जा काजिम को जाल में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने अफवाह फैलाई कि लालचंद की गुप्त तिजोरी अब सुरक्षित है और उसमें सारे सबूत मौजूद है। अगली रात शाही सिपाहियों ने देखा कि कोई महल का ऊंचा अधिकारी चोरी छुपे लालचंद के घर की ओर जा रहा है।
वो और कोई नहीं, मिर्जा काजिम था। लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश हुई, वो अचानक गायब हो गया, जैसे धरती निगल गई हो। अगले दिन अकबर गुस्से में बोले, अगर सचमुच मिर्जा काजिम इस षड्यंत्र में शामिल है, तो ये राजद्रोह है। लेकिन वो भाग कैसे निकला? बीरबल, क्या तुम मुझे सच बता रहे हो, या फिर लालचंद ने तुम्हें बहकाया है? बीरबल झुके, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन सच की राह लंबी है। मुझे और समय चाहिए। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर जल्द ही रहस्य सामने न आया, तो मैं खुद कठोर कदम उठाऊंगा। दरबार के बाहर अचानक एक और खबर पहुंची। गोपाल दास को शहर के बाहर देखा गया है। उसके साथ मिर्जा काजिम भी है। सारा दरबार दंग रह गया। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। गोपाल दास और मिर्जा काजिम मिलकर ये पूरा षड्यंत्र चला रहे थे। लेकिन अभी भी ये समझना बाकी था कि उनका असली मकसद क्या है। दरबार की छत पर उस सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जैसे गुप्त संकेतों की तरह चमक रही थी। अकबर का मन आज असामान्य रूप से बेचैन था। पिछली रात भर वो सो नहीं पाए थे। बार बार उनके कानों में व्यापारी अजीमुद्दीन की चीखें गूंज रही थी, जो उसने महल के सामने आकर दी थी। जहां पनाह, अगर मेरा कर्ज नहीं चुक सका तो मैं अपने परिवार समेत यमुना में कूद जाऊंगा। बीरबल ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसके शब्द अब तक अकबर के दिल को झकझोर रहे थे। बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तुमने पिछली बार कहा था कि इस कहानी में अभी और गहराई छुपी है। मुझे डर है कि कहीं ये व्यापारी महज मोहरा तो नहीं। बीरबल ने अपनी तीखी नजरों से सम्राट को देखा, जैसे वो पहले ही ये सोच चुके हों। जहां पनाह, बात वही है। ये महज एक साधारण कर्ज की कहानी नहीं है। इस व्यापारी की पीड़ा के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो शायद हमारी सल्तनत की नींव तक हिला सकता है। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब्बास खां ने झुंझलाते हुए कहा, हुजूर, इतना बड़ा राज्य है, रोज कोई न कोई व्यापारी कंगाल होता है। इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, अब्बास खां साहब, अगर किसी के सिर पर बस साधारण कर्ज होता तो वो दरबार में आकर अपने परिवार समेत मौत की धमकी नहीं देता। और अगर देता भी, तो उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और भय क्यों होते? यहां कुछ ऐसा है जिसे वो खुलकर नहीं कह पा रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगले दिन बीरबल खुद व्यापारी अजीमुद्दीन के घर पहुंचे। ये घर एक समय में शानो शौकत का गढ़ रहा था, मगर अब टूटी खिड़कियां, बंद दरवाजे और सूने आंगन उसकी दुर्दशा बयान कर रहे थे। अजीमुद्दीन ने थरथराते हाथों से बीरबल का स्वागत किया। महाराज, आप यहां? हाँ अजीमुद्दीन, बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। मुझे तुम्हारे कर्ज की सच्चाई जाननी है। वो हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे अंदर ले गया। उसने एक पुराना संदूक खोला और कई धूल भरी किताबें निकाली। ये मेरे हिसाब की किताबें हैं, बीरबल जी। इनमें हर उधारी का ब्यौरा है। पर बीरबल ने सख्ती से पूछा, पर इन किताबों में कई पन्ने अचानक से गायब हैं। और सबसे अजीब बात ये कि गायब पन्नों के नंबर लगातार हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरा हिस्सा फाड़ लिया हो। बीरबल ने किताबों को ध्यान से देखा। सचमुच कई जगहों पर पन्ने निकाले गए थे, लेकिन पन्ने निकालने का अंदाज अनोखा था, जैसे कोई बेहद निपुण हाथों ने यह काम किया हो। अजीमुद्दीन, ये किताबें आखिरी बार किसके पास थी? व्यापारी कांप उठा। उसके होंठ सूख गए। हुजूर, वो किताबें पिछले महीने काजी खां ने देखने के लिए मंगाई थी। बोले थे कि वे मेरे सौदे के कागजों की जांच करेंगे। और जब किताबें लौटीं, तब से ये पन्ने गायब थे। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। काजी खां दरबार का ताकतवर शख्स था। अगर उसकी इसमें कोई भूमिका थी, तो मामला बेहद नाजुक था। बीरबल ने इस सुराग को दबाकर रखा और अगले दिन दरबार में अलग अंदाज में बात छेड़ी। जहां पनाह, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि दिल्ली और आगरा के व्यापारियों से मिलकर उनके घाटे नफे का हिसाब रखा जाए।
हो सकता है कि हमें कई नई बातें पता चलें। काजी खां तुरंत चौंके। मगर बीरबल, ये काम जरूरी क्यों है? सल्तनत को क्या लेना देना है हर व्यापारी के घाटेनफे से? बीरबल ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया, सल्तनत तभी मजबूत रह सकती है जब उसका व्यापार मजबूत हो। और अगर कोई व्यापारी रहस्यमयी तरीके से कर्ज में डूबता है, तो उसके पीछे की सच्चाई जानना सल्तनत की जिम्मेदारी है। काजी खां ने बात को वही दबा दिया, मगर उनके चेहरे की घबराहट बीरबल की नजरों से छिपी न रही। उस रात बीरबल ने गुप्तचरों को काजी खां के घर के आसपास तैनात कर दिया। तीसरी रात को गुप्तचर खबर लेकर आया, महाराज, काजी खां के घर देर रात अजीबोगरीब लोग आते हैं। उनके कपड़े विदेशी व्यापारियों जैसे लगते हैं। वे संदूक लेकर आते हैं और सुबह होने से पहले लौट जाते हैं। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। विदेशी व्यापारी और संदूक, इसमें जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। अगले दिन बीरबल ने अजीमुद्दीन को दरबार बुलवाया। अजीमुद्दीन, तुम्हें याद है कि तुम्हारे गायब हुए पन्नों में क्या लिखा था? व्यापारी ने सिर झुका लिया। जी हुजूर, वे पन्ने एक खास सौदे से जुड़े थे। मैंने कुछ महीनों पहले मसालों की बड़ी खेप बेचने का करार किया था, लेकिन सौदा पूरा होने से पहले ही कागज गुम हो गए। किसके साथ करार किया था? अजीमुद्दीन की आवाज कांप उठी। काजी खां के साले अब्दुल रहीम के साथ। दरबार में खलबली मच गई। अब मामला और गंभीर हो गया था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, ये सब सच है तो हमारी सल्तनत में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सबूत मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें और गहराई तक उतरना होगा। बीरबल की योजना के तहत एक रात गुप्त रूप से वो और उसके विश्वस्त सैनिक काजी खां के घर पहुंचे। अंधेरी गलियों से होते हुए वे पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे। घर लगभग सुनसान था, मगर तहखाने के दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी झलक रही थी। बीरबल ने इशारा किया और सब धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे जो दृश्य था उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। तहखाने में कई बड़े संदूक रखे थे, जिनमें चमकते हुए सोने चांदी के सिक्के भरे थे। कुछ संदूक खुले हुए थे और उनमें विदेशी कपड़े, मसाले और नायाब गहने रखे थे। और सबसे कोने में बीरबल की निगाह एक ऐसी किताब पर पड़ी जिसकी जिल्द अजीमुद्दीन की हिसाब किताब वाली किताब जैसी ही थी। उन्होंने किताब उठाई। सचमुच इसमें वही गायब पन्ने थे, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तो आखिरकार तुम पहुंच ही गए, बीरबल। काजी खां खुद दरवाजे पर खड़ा था। उसके साथ हथियारबंद लोग भी थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, काजी खां, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये सबूत बताते हैं कि तुमने सल्तनत के व्यापार को लूटने के लिए अजीमुद्दीन को मोहरा बनाया। काजी खां जोर से हंस पड़ा। बीरबल, तुम हमेशा चालाकी में जीत जाते थे, मगर इस बार तुमने अपने पैर खुद फंसाए हैं। ये तहखाना तुम्हें सलामत बाहर नहीं जाने देगा। उसके सैनिक तलवारें खींचकर आगे बढ़े। बीरबल के सैनिक भी भिड़ गए। तलवारों की टकराहट से तहखाना गूंज उठा। लड़ाई के बीच बीरबल किसी तरह उस किताब को छिपाकर अपने कपड़ों में रख लेते हैं। उन्हें पता था कि यही असली सबूत है। आखिरकार जान पर खेलकर वे बाहर निकलते हैं, मगर जाते जाते काजी खां की धमकी उनके कानों में गूंजती रहती है, बीरबल, अगर तुमने ये राज उजागर किया तो पूरी सल्तनत जल उठेगी। याद रखना, ये आग सिर्फ व्यापारी की नहीं, बल्कि ताज की भी है। अगले दिन बीरबल अकबर के सामने पहुंचे। जहांपनाह, सच्चाई मेरे हाथ में है, मगर अगर मैं ये किताब खोल दूं तो दरबार का एक बेहद ताकतवर आदमी आपके खिलाफ खड़ा होगा, और शायद इसके पीछे और भी बड़े लोग हों। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैं सच्चाई जानने को तैयार हूं, मगर तुम्हें सोचना होगा कि यह सच्चाई सल्तनत को तोड़ भी सकती है। बीरबल ने किताब को हाथ में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में झलक रही थी वही पहेली, क्या सच अभी सामने लाया जाए या फिर किसी और सही समय का इंतजार किया जाए?
दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सभी नजरें बीरबल पर टिकी थी। लाल किले के दीवान खास में अकबर गहन विचार में डूबे थे। उनके सामने बीरबल खड़े थे, हाथ में वही किताब कसकर पकड़े हुए जिसमें अजीमुद्दीन के हिसाब के गायब पन्ने मौजूद थे। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, इसमें क्या लिखा है? क्या यह सल्तनत के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? बीरबल ने आंखें नीची कर ली। जहांपनाह, अभी मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह किताब सल्तनत की जड़ों को हिला सकती है। यदि मैं इसे खोलकर सबके सामने रख दूं तो बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे और उन चेहरों में दरबार के कुछ बेहद ताकतवर लोग भी शामिल हो सकते हैं। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। अब्बास खां और मिर्जा गालिब जैसे दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलते रहते थे, आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो क्या तुम कह रहे हो कि यह मामला महज एक व्यापारी के कर्ज का नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है? बीरबल ने सिर हिलाया। जी हुजूर, और ये जाल किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि ऐसे लोगों ने बिछाया है जो सल्तनत के भीतर ही बैठे हैं। उसी रात बीरबल फिर अजीमुद्दीन से मिलने उसके घर पहुंचे। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में भय और निराशा साफ झलक रही थी। बीरबल जी, वो बुदबुदाया, क्या आपको सबूत मिल गए? बीरबल ने उसे शांत किया। हां, मगर सच्चाई बहुत गहरी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि तुम्हें जानबूझकर कर्ज के जाल में फंसाया गया? अजीमुद्दीन ने हां में सिर हिलाया। जी, कई बार मुझे लगा। जब मैंने अब्दुल रहीम से सौदा किया था, तभी से अजीब बातें होने लगी। मेरे गोडाउन में अचानक आग लग गई, मेरे नौकर चाकर गायब होने लगे, और सबसे बड़ी बात, मेरे कई पुराने ग्राहक अचानक मेरे खिलाफ हो गए। और तुम्हारे दुश्मन? बीरबल ने पूछा। अजीमुद्दीन की आंखें फैल गई। हुजूर, दुश्मन तो हमेशा से रहे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें किसी अकेले आदमी का हाथ नहीं लग रहा। यह तो किसी बहुत बड़ी ताकत का खेल है। बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। अगले दिन दरबार में अकबर ने व्यापारिक मामलों पर चर्चा बुलाई। सभी बड़े व्यापारी, सरदार और अधिकारी उपस्थित हुए। बातचीत के दौरान अकबर ने सवाल किया, हमारे राज्य के व्यापारियों की हालत अचानक क्यों बिगड़ रही है? मसालों और कपड़ों की बिक्री कम क्यों हो गई? और विदेशी व्यापारी इतने सक्रिय क्यों हो रहे हैं? काजी खां, जिस पर बीरबल को शक था, तुरंत बोले, जहांपनाह, इसका कारण बाहरी ताकतें हैं। वे हमारे बाजार पर कब्जा करना चाहती है। हमें अपने व्यापारियों से ज्यादा भरोसा विदेशियों पर करना चाहिए, ताकि राजकोष मजबूत रहे। बीरबल ने तुरंत बीच में कहा, मगर हुजूर, अगर हम अपने ही व्यापारियों को कंगाल कर देंगे तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी। हमें पहले अपने घर की नींव देखनी चाहिए। काजी खां ने तीखे स्वर में कहा, बीरबल, हर बार तुम मुझे शक की नजर से क्यों देखते हो? क्या मैं गद्दार हूं? दरबारियों की निगाहें दोनों पर टिक गई। अकबर ने हाथ उठाकर माहौल शांत किया। बस, मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उस रात बीरबल ने गुप्तचरों को आगरा की सरायों में फैला दिया, और जो खबर वापस आई उसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। खबर यह थी कि विदेशी व्यापारी और काजी खां का गुप्त गठजोड़ बन चुका था। वे मसालों, कपड़ों और कीमती धातुओं की खेप चोरी छिपे बाहर भेज रहे थे और राज्य के असली व्यापारियों को कर्ज के जाल में फंसा रहे थे। लेकिन गुप्तचर ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। हुजूर, काजी खां अकेला नहीं है, उसके साथ एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ा है। बीरबल ने पूछा, कौन? गुप्तचर ने धीरे से फुसफुसाया, दरबार का ही एक अहम शख्स, जिसका नाम अगर अभी लिया गया तो बगावत हो सकती है। बीरबल के होश उड़ गए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि यमुना किनारे एक पुराना गोदाम है, जहां रात को भारी संदूक लाए जाते हैं। बीरबल और उनके साथी गुप्त रूप से वहां पहुंचे। गोदाम के अंदर का नजारा हैरतंगेज था। दर्जनों संदूक रखे थे,
जिनमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती जवाहरात भरे थे। लेकिन सबसे कोने में रखा एक संदूक अलग था। उस पर किसी अजीब सी मुहर लगी हुई थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। ये वही शाही मुहर थी जिसका इस्तेमाल केवल शहंशाह के सबसे करीबी लोग कर सकते थे। बीरबल का माथा ठनका। तो ये साजिश दरबार के भीतर से ही रची जा रही है और इसमें शाही मुहर का इस्तेमाल हो रहा है। इसी बीच एक और घटना ने हलचल मचा दी। व्यापारी अजीमुद्दीन अचानक गायब हो गया। उसके घरवालों ने बताया कि कुछ नकाबपोश लोग आधी रात को उसे उठा ले गए। अकबर क्रोध से तिलमिला उठे। बीरबल, अगर उस व्यापारी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बीरबल जानते थे कि यह अपहरण सीधे सीधे उस किताब से जुड़ा है जो उनके पास है। जहां पनाह, जब तक ये किताब मेरे पास है तब तक व्यापारी की जान भी खतरे में है और सल्तनत की सच्चाई भी। बीरबल ने गुप्तचरों की मदद से खोजबीन शुरू की। सुराग उन्हें आगरा के बाहर एक वीरान हवेली तक ले गया। हवेली के अंदर चीखों की आवाजें गूंज रही थी। बीरबल ने झरोखे से झांका। अजीमुद्दीन वहां बंधा पड़ा था और उसके सामने काजी खां खड़ा था। काजी खां गुस्से में गरज रहा था। सच बता, उस किताब का क्या हुआ? बीरबल के पास कैसे पहुंची? अजीमुद्दीन रो पड़ा। मुझे नहीं पता, उसने खुद ले ली थी। बीरबल समझ गए कि अब खेल और खतरनाक हो गया है। अगर वो सीधे टकराएंगे तो व्यापारी की जान जा सकती है। बीरबल वापस लौटे और अकबर को सारी स्थिति बताई। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो हम तुरंत काजी खां और उसके साथियों पर कार्यवाही करें जिससे बगावत भड़क सकती है, या फिर हम सच्चाई को अभी छिपाकर सही मौके का इंतजार करें। बीरबल की आंखों में द्वंद्व साफ झलक रहा था। उनके पास वो किताब थी जो सबूतों का खजाना थी, मगर अगर वो किताब सामने लाई गई तो दरबार के कुछ बेहद करीबी चेहरे उजागर हो सकते थे। और तभी बाहर से एक गुप्त संदेश आया। बीरबल, अगर तुमने ये किताब खोली तो सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शाही ताज भी खतरे में पड़ जाएगा। बीरबल ने किताब पर कसकर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में वही पुराना सवाल था, क्या सच उजागर करना अभी सही है या फिर सल्तनत को बचाने के लिए इसे राज ही रहने दिया जाए? बीच बीच की रातों में बीरबल अक्सर बहककर उस किताब को खोल लेते और उसे पढ़ते रहते। पन्नों की राखसी गंध, स्याही की काली लकीरें और किन्हीं नामों के निशान, ये सब कुछ मिलकर एक छवि बनाते थे जो धीरे धीरे उभर रही थी। एक नाम बार बार उभरता, शमशेर अली। ये नाम जिस स्वरूप में भी था, कहीं न कहीं दरबार की परतों में छिपा हुआ दिखाई देता। शमशेर अली का परिचय केवल एक औपचारिक शख्स के रूप में नहीं था। वो उस तरह का व्यक्ति था जिसकी मौजूदगी से कई फैसले बदले जा सकते थे। ये नाम बीरबल के लिए नया नहीं था। वो काले पड़ों में छिपे हुए स्याही सी शांत व्यक्तित्व के रूप में याद आया। किंतु किताब में शमशेर का जिक्र किसी और ही तर्ज पर लिखा था। एक ऐसे शख्स के रूप में जो आर्थिक लेन देन की बुनियाद में छुपकर सूद खींचता है। बीरबल ने निर्णय लिया, ये पता लगाने का वक्त आ गया था कि शमशेर अली कौन है और क्या वह दरबार के भीतर बैठा कोई मुखिया है या केवल पर्दे के पीछे का साया। अकबर ने अचानक दरबार बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, इस बार मुझे वे वजीर चाहिए जो दरबार में सबसे शांत और समझदार दिखते हैं। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि कौन अपने आप को सबसे बेहद योग्य समझता है। बीरबल ने मासूमियत भरे लब्ध प्रसन्न स्वर में कहा, जहां पनाह, आज की बहस में हम व्यापार के नियमों और कर्ज के बंधन की परत खोलेंगे। जो भी बेईमानी और साजिश में लिप्त है उसका चेहरा सामने आएगा। दरबार में बैठे लोग, विशेषकर वे जिनके नजरें छोटी छोटी पलों में बड़ी बड़ी योजनाओं पर टिकती हैं, उनके चेहरों पर टिका हुआ भाव पटाक्षेप में बदल गया। शमशेर अली के नाम की हवा पहले से ही दरबार में बह रही थी, पर उसका असली चेहरा सबके लिए अभी भी अस्पष्ट था। बीरबल ने ठाने ठाने कर गुप्तचर भेजे जो उन लोगों को खोजें जो शमशेर से सीधे जुड़ते थे। कुछ दिनों में ही एक संकेत मिला।
शमशेर का कारोबार बाहर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। उसकी पहुंच विदेशी व्यापारियों के साथ सीधे थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि शमशेर का नाम कभी किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं दिखा। वो आधिकारिक मिलाजुला नामों के पीछे बैठकर काम करता था। एक रात गुप्तचर एक अंधेरी सराय के कमरे से वापस आए। उनकी आंखों में जो चमक थी वो समेटे हुए राज की तीखी धार थी। उन्होंने बताया कि शमशेर अली एक बार मगजुरो चालाक नजर आता है, बहुत मिलनसार परामर्शकार, पर उसकी बातों में ठंडी काट थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, इस बार हमें शिकार को खुद जाल में बैठाना होगा। चलिए, शमशेर के द्वारा भेजे गए निर्देशों के अनुसार एक नकली खेप निकालते हैं। पर इस बार शमशेर खुद इस खेप को पकड़ने आए तो उसकी जाली छिप जाएगी। योजना कुछ ऐसी बनाई गई कि एक बड़ी मात्रा में मसाले की नकली खेप तैयार की जाए। ऊपर से असली दिखे पर अंदर उसका सार कुछ और हो। बीरबल ने लालचंद और अजीमुद्दीन को इसके बारे में सूचना दी और उन्हें भूमिका निभाने के लिए कहा। जब खेप रवाना की गई तो उसका मार्ग पहले की तरह दिखता था। यमुना के किनारे से निकली छोटी नाव, तटवर्ती गली और फिर सड़कों के चक्कर। पर असल में शिपिंग के रास्ते में शाही निगरानी थी। हर मोड़ पर बीरबल के आदमी छिपे हुए थे। रात के मध्य में जैसे ही नकली खेप उस गोदाम के पास पहुंची जहां शमशेर के संदूक रखे जाते थे, कुछ परछाइयां झट से निकली। नकाबपोश हाथों ने खेप पर हमला किया, पर इस बार हमला नियत तरीके से हुआ। बीरबल के सैनिक भी बाहर आए और झाड़ियों से निकलकर उन पर टूट पड़े। और फिर सामने आया शमशेर अली। उसका रूप उतना शांत नहीं रहा जितना कि पहले अफवाहों में था। उसकी आंखों में क्रोध और घबराहट दोनों के निशान थे। उसने घूर्णन में कहा, तुम लोगों ने खेल बिगाड़ दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, खेल वही है जो तुमने रखा था, हमने बस उसे काटा है। पर शमशेर अपने साथियों के साथ भाग निकला। उस भागने में वो कुछ ऐसा छोड़ गया जो बीरबल के हाथ लगा। एक पत्र जिस पर उस मुहर का निशान था जो शाही मुहर जैसा लग रहा था। पर इस मुहर पर एक और छोटा चिन्ह था, 3 धारियों का प्रतीक, जो किसी विशेष गुट का प्रतीक था। 3 धारियों का प्रतीक बीरबल के लिए नया नहीं था। वो याद उठा पाए कि बचपन में उसने और अकबर ने किसी पुरानी किताब में इसी प्रतीक का जिक्र देखा था। ये वो चिन्ह था जो कभी सीमा पार के कुछ गुटों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, पर अब इसका उपयोग दरबार के भीतर छुपे किसी हथियार की तरह हो रहा था। बीरबल ने खुद अकबर को यह पत्र दिखाया। सम्राट ने पत्र का मुहफ्त खुला छोड़ दिया। ये प्रतीक हमारे सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। इसका मतलब कि ये कोई बाहरी गुट नहीं, बल्कि अंदरूनी संगठन है। अकबर की आवाज में ठहराव आया। अगर मेरे दरबार के भीतर कोई संगठन छिपा हुआ है जो शाही मुहर का दुरुपयोग कर रहा है, तो ये बात किसी सामंत युद्ध से कम खतरा नहीं है। बीरबल की चिंता बढ़ गई। हमें समझना होगा कि इनके 3 धारियां किस साजिश की निशानी है। क्या ये केवल व्यापार का खेल है या फिर इससे कहीं बड़ा इरादा जुड़ा है? गुप्तचरों की रिपोर्ट के अनुसार 3 धारियों वाले लोग केवल धन संपत्ति पर निगाह नहीं रखते थे। वे राजस्व के मार्ग, सैन्य आपूर्ति और शाही आदेशों में भी छेड़छाड़ करते थे। इन 3 धारियों से जुड़े लोग अक्सर एक दूसरे की मदद से दस्तावेजों में बदलाव कराते, माल की असली कीमतें छिपाते और विदेशी व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापारियों को कर्ज के माध्यम से दबाते। बीरबल के मन में एक डर उभरा। कहीं ये लोग केवल अमीरों की गर्दन कसकर धन न जमा कर रहे हों, बल्कि किसी बड़ी योजना के तहत सल्तनत के भीतर अशांति पैदा कर रहे हों। वो थामकर अकबर के पास गया। जहांपनाह, अगर ये सच है तो हमें चुपके से पाव जमाना होगा। सीधे हम कड़ाई से किच कर देंगे तो ये लोग खुलकर मुकाबला करेंगे और आम लोग बेहाल होंगे। अकबर ने धीरे से कहा, ठीक है, हम इस बार दुविधा में नहीं रहेंगे, पर यह काम सुरक्षित तरीके से करना होगा। पहले हम गुट के केंद्रीय हृदय तक पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे ट्विटर की तरह इनके पत्ते उल्टेंगे। बीरबल ने फैसला किया
कि वे गुट के किसी छोटे सदस्य को पकड़कर उससे बड़ा राज निकालेंगे, पर इस बार फंदा और भी महीन होना चाहिए। उन्होंने एक नकली संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि शमशेर अली के कुछ खास दस्तावेज मिल गए हैं और यदि कोई इनकी कीमत देने को तैयार है तो मिलने आइए। नकली संदेश ने काम किया। एक छोटा सा दल आया जिनमें से एक नाम रुकनुद्दीन था। रुकनुद्दीन स्वयं को सिर्फ एक तामझाम वाला व्यापारी दर्शाता था, पर उसकी आंखों में ठंडी सूझबूझ थी। उसने छोटे छोटे इशारों और सांकेतिक भाषा से संकेत दिए कि वो उन लोगों तक पहुंच सकता है जो तीन धारियों के केंद्र में है। बीरबल ने रुकनुद्दीन को पकड़ा और दोनों हाथों के बीच थोड़ी नरमी दिखाई। उसे भरोसा दिलाया कि अगर वो सच बोले तो जीवन में बड़ा स्थान मिल सकता है। धीरे धीरे रुकनुद्दीन ने अपने मुंह खोले। उसके कथन से बीरबल के कान कांप उठे। बड़े लोग, उसने कहा, हमारे पीछे वे लोग हैं जो दरबार के भीतर बैठते हैं और तख्त के बहुत पास है। उनके इशारे पर लोग नाचते हैं। शमशेर एक बाड़ा है, पर असली हुक्म देने वाला कोई और है, वो जो हमेशा अक्सर आपके सामने शिष्टाचार दिखाता है। बीरबल ने पूछा, किसका नाम? रुकनुद्दीन ने धीरे से कहा, मैं नहीं बता सकता अगर तुम अभी नहीं सुनते, पर अगर तुम वादा करोगे कि तुम्हें और तुम्हारे सम्राट को नुकसान नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। बीरबल ने हाथ पर हाथ रखकर कहा, हमारा लक्ष्य सल्तनत की भलाई है। जो भी सच है वो उसे उजागर करना हमारा उद्देश्य है। पर याद रखो, हम दोनों ही इस खेल में एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। रुकनुद्दीन ने कुछ देर तक आंखें झपकाई और फिर बोला, ठीक है, पर तुम्हें शमशेर की असली पहचान और उसके पीछे मिले जुले लोगों के नाम मिलेंगे तो तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि उनमें वही लोग हैं जिनका चेहरा अकबर के दरबार में हर रोज दिखता है। रुकनुद्दीन की बातें धीरे धीरे खुलती रही। उसने कहा कि तीन धारियों का नेटवर्क शाही वित्तीय निर्णयों में भी छिपा हुआ है, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस नेटवर्क का एक केंद्र वजीर ताबिद उर रहमान के आसपास मिला था। वजीर ताबिद का नाम दरबार में सम्मान और भय दोनों से जुड़ा हुआ था। उसकी चालाक भाषा और प्रशासनिक कुशलता की चर्चा दूर दूर तक थी। बीरबल ने सोचा, क्या वजीर सचमुच में उस नेटवर्क में है या उसे भी किसी ने फंसाया है? रुकनुद्दीन के अनुसार वजीर ताबिद की समीपता ने कई दस्तावेजों को सुरक्षित और संदिग्ध दोनों तरह से बदल दिया था, पर वो ये भी कह रहा था कि वजीर का हाथ शायद प्रत्यक्ष में न हो। किसी और ने उसकी छवि का फायदा उठाकर उसका नाम इस्तेमाल किया होगा। ये बात बीरबल को और उलझा गई। कभी कभी बड़े नेताओं की छवि का दुरुपयोग करके साजिशें चलाई जाती हैं और वे नेता स्वयं अनजान रहते हैं। तुरंत बाद बीरबल और अकबर ने निर्णय लिया कि वजीर ताबिद को संकोचहीन होकर सामने बुलाया जाए। पर यह आम बुलाहट नहीं थी, यह पर्दे के भीतर खेल की शतरंज का हिस्सा था। वजीर आया। उसका व्यक्तित्व उसी तरह शालीन और ठंडा था। उसने सरकारी कागज पेश किए और यही राहत देने का प्रयास किया कि उसकी हर एक कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी। पर बीरबल ने उसी समय हाथ में वो पत्र दिखा दिया जिसमें तीन धारियों का चिन्ह था। वजीर का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। मैं नहीं जानता, ये झूठ है, वजीर ने कहा, पर उसकी पुरानी आवाज में कुछ टूटन थी। किसी भी परिस्थिति में वो अनुचित रूप से घबरा गया। दरबार में एक ठंडी सी खामोशी फैल गई। कौन सही है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तो वक्त की बात थी। पर बीरबल के मन में अब साफ था कि किसी बड़े चेहरे की आड़ में ही ये जाल बंधा हुआ था, और अब तक जो भी पकड़ा गया वो केवल रफ्तार के मोहरे थे। कहानी के इस चरण में बीरबल के हाथ में अभी भी कई सवाल थे। तीन धारियों का श्रृंखलाबद्ध वित्तीय जाल, शाही मुहर का दुरुपयोग और उन चेहरों का असली रंग जो दरबार में हर रोज दिखाई देते हैं। रुकनुद्दीन ने आखिर में कहा, मैं तुमसे एक और बात कहूंगा। अगर तुम सचमुच शमशेर और उसके संरक्षकों तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा खेल खेलना होगा जिसमें तुम अपनी पहचान भी गुप्त रखो और शमशेर को यह महसूस कराओ कि तुमने हार मान ली है। तभी वो निडर होकर बाहर निकलेगा
बीरबल ने एक घड़ी सोचा। उसने अकबर की ओर देखा। सम्राट की आंखों में थकान और परंतु आशा थी। ठीक है, बीरबल ने कहा, पर एक शर्त है। जब भी असली चेहरा सामने आए, हमें यह तय करना होगा कि हम उसे सल्तनत की भलाई के हिसाब से कब और कैसे उजागर करेंगे। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम सही कहते हो। सच और सुरक्षा दोनों का माप रखना होगा। और इस तरह कहानी फिलहाल यही ठहरती है। तीन धारियों के प्रतीक की गूंज, शमशेर अली की परछाई, वजीर ताबिद का नाम जो अब संदिग्धों के केंद्र में है, और एक गुप्त जाल जिसमें अब बीरबल ने भी कदम रख लिया है। बीरबल ने योजना इतनी सावधानी से तैयार की कि केवल कुछ चुने हुए ही जानते थे। योजना के तीन मुख्य स्तंभ थे। शमशेरगुट के अंदर एक संदेह की लकीर डालना, वजीर ताबिद उर रहमान और काजी खां के बीच छुपे संबंधों को सार्वजनिक दबाव में लाना, गुप्त दस्तावेजों और शाही मुहर के साथ मुफ्त खाने का प्रदर्शन करके आम जनता और दरबार दोनों के सामने तथ्य रखना। उनकी योजना में दो आवश्यक चीजें और थी। एक सक्रिय शत्रु जो भाग न सके, और दूसरा एक शख्स जो गुट के अंदर था और जिसे सही मौके पर बोलने के लिए लालच दिया जा सके। रुकनुद्दीन इस प्लान का वही अंदरूनी आदमी बन गया। अब वो बीरबल के पूर्ण सहयोगी बन चुका था, क्योंकि बीरबल ने उसे सुरक्षित आश्वासन दिया था और साथ ही ये भी जताया कि सच्चाई निकालने के बाद उसे जीवन की एक नई शुरुआत दी जाएगी। साथ ही यदि उसने चलने के बाद झूठ बोला तो दंड भी तय होगा। रातों की निगरानी बढ़ाई गई। संदेह के तार छोटे छोटे झूठों के सहारे खींचे गए और शहर में धीरे धीरे वो माहौल बन गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। मगर लोगों को ठीक नहीं पता था कि क्या। यही सही समय था कि बीरबल ने मुखौटा हटाने की चाबी घुमाई। सबसे पहले बीरबल ने शाही मुहर की नकल का प्रयोग किया। एक नाटक जैसा उल्टा सीधा संकेत। उन्होंने सार्वजनिक रूप से खबर फैलाई कि एक संदूक में शाही मुहर के साथ कुछ ऐसे कागज मिले हैं जो दरबार के बड़े नामों से जुड़े हैं। ये अफवाह काजी खां और वजीर ताबिद के लिए टेस्ट थी। अगली रात जब नकली संदूक वही पुरानी गोदाम की जगह पर रखा गया जहां पहले भी माल पहुंचता था, तो बीरबल ने छुपे सिपाहियों के साथ इंतजार किया। शमशेरदल ने जैसे ही हमला किया, वे भी जाल में फंस गए, परंतु शमशेर ने भागने की कोशिश की। पीछे की गली में तभी रुकनुद्दीन ने आकर अचानक मार्ग बंद कर दिया और सामने से एक और आकृति निकली, वजीर ताबिद उर रहमान स्वयं। वजीर के आने से बीरबल की योजना का आखिरी टुकड़ा पूरा हुआ। वजीर ने खुद जाकर संकेत किया था कि वो संदूक उठा ले, क्योंकि वो समझता था कि अगर संदूक सार्वजनिक हुआ तो काजी खां का नाम भी खुल जाएगा और उनकी खेल की जंजीर टूटेगी। पर इस बार न तो वजीर भाग पाया और न ही शमशेर को बचाया जा सका। सिपाहियों ने दोनों को एक साथ पकड़ा और तब शाही गार्ड के आगे दोनों के चेहरे और भी उजागर हुए। दरबार के विशाल हॉल में जब दोनों बंधे हुए लाए गए तो सभी दंग रह गए। वजीर की शालीनता उतर चुकी थी। उसकी आंखों में अपमान और भय का मिलाजुला भाव था। शमशेर, जिसे अब असली नाम से पकड़ा गया, असल में वही शमशेर अली था जो तीन धारियों के प्रतीक का बाहक था, ठंडे और बेइज्जत चेहरों में उलझा हुआ था। अकबर ने पूछा, तो सच क्या है? किस उद्देश्य से तुमने ये सब किया? वजीर की आवाज अंदर तक कांप रही थी। उसने खोखले व्यर्थ बहाने दिए, राज्य की मजबूती, विदेशी हाथों से बचाव, समृद्धि की रक्षा। पर बीरबल के पास सबूत थे। किताब में दर्ज पन्नों के स्याह निशान, काजी खां के पत्र, उन संदूकों पर लगी हस्ताक्षरित मुहरें। सबने एक सच्चाई बयां की। वजीर ने शाही मुहर और अपनी पहुंच का दुरुपयोग करके एक वित्तीय नेटवर्क बनाया था। उसका मकसद था धीरे धीरे राज्य की जायदाद और व्यापार को निजी खाते में डालकर एक छिपा सैन्य और आर्थिक कोष बनाना, ताकि अगर किसी वक्त बाहरी आक्रमण या नास्तिक विद्रोह हुआ तो वो वजीर शहंशाह का नजदीकी प्रबंधक बनकर सत्ता पर कब्जा कर सके। वो मानता था कि अधिकार की चिंता वही कर सकता है जो सत्ता के केंद्र में हो, पर जमीन बेमानी
और लालच की चक्की में पीस दी गई थी। कई नेक व्यापारी गरीब हुए, सूदखोरों की ताकत बढ़ी और आम जनता परेशान हुई। शमशेर ने इसमें अपनी भूमिका स्वीकार की। साझा हित और निजी लाभ की लालसा में उसने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करवाई, खेपों की असल कीमतें छिपवाई और विदेशी दलालों को हिस्सा बांटा। काजी खां ने सरकारी कागजात बदलने और दस्तावेजों के वितरण की जवाबदारी निभाई। रईस खान और कुछ अन्य नाम भी जुड़े हुए थे, जिनके कनेक्शन अब दस्तावेजों पर स्पष्ट थे। वजीर अपने आत्महित और भय के जोड़ में यह भूल गया था कि सत्ता केवल शक्तिशाली बनने का साधन नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने का एक खद्दान भी है। अकबर की खामोशी के बाद दरबार में एक निर्णायक पल आया। सम्राट का न्यायन्यक स्वभाव उभरा। उन्होंने दो तरह से निपटने का निर्णय लिया। दुष्कृत्यों के दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा। जिनकी नीयत में गलती थी पर जबरदस्ती या दबाव में थे, उन्हें दंड के साथ सुधार और सेवा का अवसर दिया जाएगा। और व्यापारिक समुदाय की हर संभव मदद की जाएगी ताकि सल्तनत की अर्थव्यवस्था फिर खड़ी हो सके। वजीर ताबिद उर्रमान के मामले में अकबर ने सार्वजनिक सुनवाई का आदेश दिया। दरबार के बीचों बीच बीरबल ने सभी मौके के सबूत पढ़े। लेख, खाता अभियों के पन्नों के उद्धरण, विदेशी हस्ताक्षर और शाही मुहर की नकल का विश्लेषण। लोगों के मन में जो दुविधा थी वो धुल गई। संवेदनाएं आहत हुई पर साथ ही राहत की सांस भी ली गई, क्योंकि अब सच्चाई सामने थी। वजीर ने अपने कृत्यों पर पश्चाताप किए और खुलकर स्वीकार किया कि उसे सत्ता की भूख ने आंखें खोली और सुनाई दो दो बातें। एक थी वे पैसे जो उसने छिपाकर रखे थे, और दूसरी थी भय कि अगर युद्ध या बड़ा संकट हुआ तो वो अकेला कैसे संभाल पाएगा। पर अकबर ने कह दिया कि सत्ता का भरोसा घात से नहीं, सेवा से बनता है। काजी खां और शमशेर को कठोर दंड मिला। शमशेर को देशद्रोह और व्यापक आर्थिक छल के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई। फौरी अदालत में सबूत पर्याप्त पाए गए। काजी खां को संपत्ति जब्त और कारागार। रईस खान समेत कई निचले स्तर के अधिकारियों को कठोर कानूनानुसार दंड और कुछ मामलों में सार्वजनिक कामों के माध्यम से बालिशुद्धि का आदेश दिया गया। यानी जो लोग दबाव में आए थे उन्हें भी एक चांस मिला, पर किले की निगरानी के साथ। वजीर ताबिद-उर-रहमान, जिसकी स्थिति और प्रभाव बहुत गहरा था, को सार्वजनिक शर्मिंदगी और पद से निष्कासन के साथ साथ शाही कोष में बड़ी संपत्ति चुकाने का आदेश मिला। उसकी अवैध कमाई की अधिकतर संपत्ति को नष्ट कर दिया गया या राज्य को वापस कर दिया गया। पर अकबर ने उसकी हत्या या निर्विवाद हानि नहीं चाही, क्योंकि सम्राट का न्याय उधार लेकर बदला नहीं लेता। वो माफी और सुधार दोनों को महत्व देता है। वजीर को अवधि भर के लिए निर्वासित किया गया और उसे गरीबों के कल्याण के कई कार्यों का नेतृत्व करना पड़ा। उसके लिए ये दंड भी शिक्षाप्रद था। व्यापारियों की लिस्ट तैयार की गई। लालचंद, अजीमुद्दीन और उन सभी का वर्णन जिसे आर्थिक रूप से चोट पहुंची थी। अकबर ने एक राहत कोष की घोषणा की। जो धन वजीर और उसके साथी छिपा कर रख चुके थे, उसका बड़ा हिस्सा व्यापारियों और प्रभावितों को लौटाया जाएगा। साथ ही सूद उधार के कठोर ब्याज हटाकर सौदे पुनः व्यवस्थित किए गए। लालचंद को सार्वजनिक रूप से साजी हुई संपत्ति वापस मिली। उसकी हवेली को पुनर्स्थापित किया गया और कर्ज माफ करने का हिस्सा लागू हुआ। अजीमुद्दीन, जो अपहरण का शिकार हुआ था, को भी सार्वजनिक मुआवजा दिया गया और उसे राज्य के व्यापारिक आयोग में एक छोटी जिम्मेदारी दी गई, ताकि भविष्य में ऐसे त्रुटिपूर्ण सौदे दोबारा न हों। रुकनुद्दीन को भी माफ कर दिया गया। उसने साहस दिखाकर सच उगलाया था और उसे व्यापारिक निरीक्षण का छोटा पद दिया गया, पर निगरानी के साथ। सभी सूदखोरों के घरों पर कार्रवाई हुई। जिन पे धनशीलता और हिंसा के ठिकाने पाए गए, उन्हें कठोर दंड दिया गया। पर अकबर ने यह भी निर्देश दिया कि गरीबों के घरों की रक्षा की जाए और किसी भी व्यापारी को उद्धार का पूरा मार्ग दिया जाए, क्योंकि सल्तनत की सफलता सिर्फ राजा की ताकत नहीं, बल्कि उसके ट्रेडर, कारीगर और किसानों की समृद्धि पर भी निर्भर है।
बीच की हलचल शांत होने पर अकबर ने कुछ स्थायी नीति सुधार लागू कर दिए, जिनमें प्रमुख थे शाही मुहर का दोहरे हस्ताक्षर का नियम। अब किसी भी बड़ा आर्थिक निर्णय तभी मान्य होगा जब शाही मुहर के साथ एक स्वतंत्र लेखा परिषद चार्ज दस्य का हस्ताक्षर होगा। व्यापारियों के लिए पारदर्शी लेखा खाते, हर व्यापारी के बड़े सौदे सार्वजनिक रजिस्टर पर अंकित होंगे। सरकारी लेखा परीक्षक हर साल रैंडम ऑडिट करेंगे। कर्जोद्धार निधि, ऐसे व्यापारियों के लिए राहत जिसे दुष्प्रयोग से पछतावा हुआ हो, पुनर्गठन योजना लागू की गई। सजा और सुधार का संयोजन, जो अधिकारी गलत थे उन्हें सजा और सुधारात्मक सेवाएं दी जाएंगी ताकि भविष्य में वही भूल दोहराई न जाए। ये नीतियां सिर्फ दंड के रूप में नहीं, बल्कि संरचना और उपचार के रूप में लागू की गई। अकबर ने स्पष्ट किया कि सल्तनत तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक सिस्टम में पारदर्शिता और दुराचार के प्रति नजदीकी निगरानी न हो। सभी सख्त कदमों के बावजूद बीरबल की सूझबूझ ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई अनावश्यक खून खराबा न हो। वजीर और काजी जैसे उच्च अधिकारियों का निष्कासन और संपत्ति की जब्ती बड़ी सजा थी, पर उन लोगों के लिए भी सुधार के रास्ते खुला रखा गया ताकि वे भी समाज का हिस्सा बनकर वापस आ सकें। लालचंद के परिवार ने न केवल अपनी हवेली वापस पाई, बल्कि उन्होंने भी अपने जीवन में नया अर्थ खोजा। व्यापार समिति में काम कर समाज के हित में योजनाएं बनाई। अजीमुद्दीन ने अपने अनुभव से सीखा और अब छोटे छोटे व्यापारों को सिखाने लगा कि कैसे धोखाधड़ी से बचें। उसने अपने जीवन की त्रासदी को सीख में बदला। रुकनुद्दीन, जिसने अंदरूनी दर्द और भय के बावजूद सच बताया, उसने अपनी नई जिंदगी ईमानदारी से जीने का संकल्प लिया और उसे दरबार की ओर से संरक्षण भी मिला। अकबर ने सार्वजनिक रूप से कहा, न्याय कठोर हो सकता है, पर उसका उद्देश्य विनाश नहीं, सुधार है। जो लोग हमारी नीति के भीतर लौटकर सच में काम करना चाहेंगे, उन्हें जगह दी जाएगी, पर दुष्कृत्यों के प्रति ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस बयान ने आम जनता में भरोसा बहाल किया और व्यापार की गति धीरे धीरे वापस लौटने लगी। अकबर और बीरबल महल के एक छोटे से आंगन में बैठे। हवा हल्की और चुप थी। अब जले हुए संदूक और लुटे हुए खजानों का सन्नाटा था, पर साथ ही नवनीत नियमों और दी गई माफी की गूंज भी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल साजिश को उजागर किया, बल्कि हमें डर के साथ साथ समझ भी दी कि सत्ता का सही उपयोग क्या है। क्या तुम्हें अब संतोष है? बीरबल ने अपनी सामान्य मासूम मुस्कान दी, पर आंखें गंभीर थी। जहां पनाह, संतोष एक ऐसी चीज है जो मुझे पूर्णता में नहीं मिलती, पर आज मुझे ये खुशी है कि कई लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ और सल्तनत ने एक ऐसी सीख ली जिसे वो आगे नहीं भूलेगा। सच ये है कि मैं बस एक दर्पण हूं। जो चीज दिखती है वो जनता के सामने आनी चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया। तुमने सही कहा, और अब हम काम को इतना मजबूत करेंगे कि कोई फिर से इस प्रकार छुपकर काम न कर सके। बीरबल ने उठकर आसमान की ओर देखा। चांद अपनी सफेद पट्टी फैलाए था। वो धीमे स्वर में बोला, कभी कभी सच्चाई आग की तरह लगती है, जो जलाती भी है और रोशनी भी देती है। हमें सावधानी से रखना चाहिए कि रोशनी फैलते हुए नाश न कर दे, पर आज हमने आग को नियंत्रित कर लिया है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हमेशा कहूंगा, राष्ट्र की भलाई में कभी भी व्यक्तिगत लालच को जगह नहीं मिलेगी। उन दोनों के बीच बातचीत खत्म हुई और महल की शाम में जीवन ने नया राग खेलना शुरू कर दिया। व्यापारियों की हंसी, बाजार की हलचल और लोगों की निरंतर कामधर्मिता।